स्वागत। आज हम साहित्य की दुनिया की एक ऐसी रचना पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में प्रशंसा और कह सकते थोड़ी घबराहट दोनों भाव आते हैं। ये है जेम्स जॉयस का कालजयी उपन्यास यूलिसीज। बिल्कुल, यूलिसीज। हमारे पास इस पर एक विस्तृत हिंदी समीक्षा है जो इसके कई जटिल पहलुओं को खोलती है। हमारा आज का मकसद है इस उपन्यास के सार को पकड़ना, समझना कि इसकी वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं और साहित्य में इसका इतना ऊंचा दर्जा क्यों है। इसे अक्सर 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक उपन्यास कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या था इसमें जिसने साहित्य की धारा को ही मोड़ दिया। चलिए इस साहित्यिक सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरुआत कुछ बुनियादी जानकारी से करते हैं। इसे आयरलैंड के मशहूर लेखक जेम्स जॉयस ने लिखा था और ये पहली बार किताब के रूप में 1922 में पेरिस से छपा था। हाँ, 1922। इसे आधुनिकतावादी साहित्य यानी मॉडर्निस्ट लिटरेचर की श्रेणी में रखा जाता है। और ये आधुनिकतावाद क्या था? मोटे तौर पर कहें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास और उसके बाद उभरा एक साहित्यिक और कला आंदोलन था। इसमें लेखकों ने पुराने पारंपरिक तरीकों को तोड़कर नए अंदाज में लिखने की कोशिश की। अच्छा। खासकर इंसानी मन की गहराइयों, बदलते समाज और भाषा की संभावनाओं को टटोलने पर जोर दिया। जॉयस इसी धारा के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। बिल्कुल। और एक और हैरतअंगेज बात, ये करीब 800 पन्नों का भारी भरकम उपन्यास सिर्फ एक दिन की कहानी कहता है। हाँ, सिर्फ एक दिन। जी हाँ, सिर्फ एक दिन, 16 जून 1904 आयरलैंड के डबलिन शहर में। ये तारीख अब साहित्य जगत में ब्लूम्सडे के नाम से मनाई जाती है। सही कहा, ब्लूम्सडे। एक दिन में इतनी घटनाओं, इतने विचारों को समेट लेना, ये अपने आप में कमाल है। कमाल है, बिल्कुल। अब कहानी और किरदारों पर आते हैं। हाँ। जैसा कि नाम से ही इशारा मिलता है, ये उपन्यास प्राचीन ग्रीक महाकाव्य ओडिसी से बहुत प्रेरित है, जिसे होमर ने लिखा था। हाँ, ओडिसी। ओडिसी में नायक ओडिसियस 10 साल तक भटकने के बाद घर लौटता है, लेकिन जॉयस ने इसे आधुनिक संदर्भ दे दिया। हाँ, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। ओडिसी का वीर नायक ओडिसियस यहाँ बन जाता है लियोपोल्ड ब्लूम। डबलिन शहर का एक साधारण सा यहूदी मूल का विज्ञापन एजेंट। उसकी 10 साल की समुद्री यात्रा यहाँ सिमट जाती है डबलिन शहर में उसके एक दिन के घूमने फिरने में। सिर्फ एक दिन में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। एक आम आदमी के एक साधारण दिन को महाकाव्य का दर्जा देना, एक तरह से। और मुख्य किरदारों में लियोपोल्ड ब्लूम के अलावा कौन है? ब्लूम तो केंद्र में है ही, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी चिंताओं और अपनी मानवीय कमजोरियों के साथ हमारे सामने आता है। फिर है स्टीफन डिडालिस। हाँ, एक नौजवान, बुद्धिजीवी और महत्वाकांक्षी लेखक। स्टीफन जॉयस के पहले उपन्यास ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन का भी नायक था। अच्छा, वो एक किरदार। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि स्टीफन में जॉयस ने कहीं ना कहीं खुद को ही दर्शाया है, जिसे हम साहित्यिक ऑल्टर ईगो या प्रतिरूप कह सकते हैं। और तीसरी अहम पात्र है मॉली ब्लूम, लियोपोल्ड की पत्नी, जो एक गायिका है। उपन्यास का अंत मॉली के एक लंबे, बिना किसी रोक टोक के बहते हुए स्वगत कथन से होता है, जो साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उपन्यास इन्हीं किरदारों के जरिए 16 जून 1904 के दिन डबलिन में घूमता है। बिल्कुल। हम ब्लूम के साथ सुबह घर से निकलते हैं, शहर में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अखबार के दफ्तर, पब, लाइब्रेरी, अस्पताल, यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी। अच्छा। हम स्टीफन डिडालिस के विचारों और उसकी मुलाकातों को देखते हैं। हम उनके मन में उठने वाले विचारों, उनकी यादों, उनकी इच्छाओं, उनके डर, सब कुछ बहुत नजदीक से महसूस करते हैं। मतलब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं? नहीं, ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि किरदारों के अंदरूनी दुनिया का नक्शा ज्यादा है। और यहीं पर शायद उपन्यास की वो तकनीक आती है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना प्रवाह। हाँ, और यहीं पर ये उपन्यास सचमुच क्रांतिकारी हो जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि इंसानी मन को समझने और दिखाने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। हमारी स्रोत समीक्षा भी इस पर बहुत जोर देती है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये होता क्या है असल में, मतलब कैसे काम करता है? देखिए, हमारा मन कैसे सोचता है? क्या हम हमेशा पूरे वाक्यों में व्याकरण के नियमों के साथ सोचते हैं?
नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं, अचानक कोई याद कौंध जाती है, कोई अधूरी बात दिमाग में घूमती है, बाहरी दुनिया की कोई आवाज या दृश्य हमें कहीं और ले जाता है। चेतना प्रवाह तकनीक इसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। अच्छा। जॉयस ने किरदारों के मन में चल रहे विचारों, भावनाओं, यादों और संवेदनाओं को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी क्रम या व्याकरणिक छंटाई के, जैसे वो हैं वैसे ही पन्नों पर उतार दिया। यानी जैसे हमारे दिमाग में ख्याल दौड़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही, टूटा फूटा, उलझा हुआ। बिल्कुल, हाँ, एकदम वैसे। इससे पाठक को ऐसा लगता है मानो वो सीधे किरदार के दिमाग के अंदर पहुंच गया हो। वो उसकी सोच की हर लहर, हर उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है। ये उस वक्त के पाठकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। पारंपरिक उपन्यासों में लेखक हमें बताता था कि किरदार क्या सोच रहा है। यहाँ जॉयस हमें सीधे उस सोच के प्रवाह में ही बहा देता है। हाँ, ये तो बहुत अलग है। हमारी समीक्षा बताती है कि इसका असली क्रांतिकारी पहलू सिर्फ विचारों को दिखाना नहीं था, बल्कि ये दर्शाना था कि हमारी असल अंदरूनी जिंदगी कितनी बिखरी हुई, अतार्किक और इंद्रियों से संचालित होती है, जिसे साहित्य ने पहले कभी इतने बेबाक ढंग से दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। ये सुनने में ही कितना अलग और चुनौतीपूर्ण लग रहा है। और क्या भाषा और शैली के स्तर पर भी ऐसे ही प्रयोग थे? हाँ, बिल्कुल। जॉयस यही नहीं रुके, उन्होंने भाषा के साथ भी जमकर प्रयोग किए। ये उपन्यास किसी एक शैली में बंधा हुआ नहीं है। सही। आप पढ़ेंगी तो पाएंगी कि कोई अध्याय अखबार की सुर्खियों और रिपोर्टिंग जैसा लगता है, तो कोई अध्याय नाटक के रूप में लिखा गया है, जिसमें मंच निर्देश भी दिए गए। हाँ, वो प्ले वाला चैप्टर। कहीं भाषा बेहद काव्यात्मक और संगीतपूर्ण हो जाती है, तो कहीं प्रश्नों और उत्तरों की शैली अपना लेती है। एक अध्याय तो पूरा का पूरा अंग्रेजी गद्य के विकास की नकल करते हुए लिखा गया है, अलग अलग ऐतिहासिक शैलियों में। बिल्कुल। और हमारी स्रोत समीक्षा भी बताती है कि ये सिर्फ शैली का दिखावा नहीं था। अच्छा। जॉयस शायद ये दिखाना चाहते थे कि अलग अलग अनुभव, जैसे अखबार पढ़ना या पब में बहस करना या बच्चे के जन्म का इंतजार करना, हमारे सोचने और भाषा इस्तेमाल करने के ढंग को कैसे बदल देते हैं। क्या स्थिति में ही समानता है? नहीं, सिर्फ उतना नहीं, ये बहुत गहराई तक बुना गया है। जॉयस ने यूलिसीज के हर अध्याय को होमर की ओडिसी की किसी न किसी घटना, पात्र या स्थान से जोड़ा है। हर अध्याय को? हाँ, लगभग हर एक को। हालांकि ये जुड़ाव हमेशा सीधा या स्पष्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर डबलिन का अखबारी दफ्तर ओडिसी में हवाओं के देवता इयोलस की गुफा का प्रतीक बन जाता है, जहां हर तरफ हवा यानी खबरें उड़ रही हैं। अच्छा। शहर की लाइब्रेरी ओडिसी के खतरनाक समुद्री चट्टानों सिल्ला और चैरिब्डिस का रूपक बन जाती है, जहां बौद्धिक बहसें चल रही हैं। लियोपोल्ड ब्लूम का दोपहर का खाना ओडिसी के नरभक्षी लेस्ट्रीगोनियंस वाले प्रसंग से जुड़ता है। ओह, तो डबलिन की आम जगहें भी पौराणिक महत्व ले लेती हैं। हाँ, और यही जॉयस की प्रतिभा है। वो लियोपोल्ड ब्लूम जैसे साधारण इंसान के बिल्कुल साधारण से लगने वाले दिन को, जिसमें वो नाश्ता बनाता है, काम पर जाता है, दोस्तों से मिलता है, खाना खाता है, रात को घर लौटता है, एक महाकाव्यात्मक ढांचे में फिट कर देते हैं। इससे एक तरफ तो आधुनिक जीवन की विडंबना दिखती है कि हमारे नायक कितने साधारण हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इशारा मिलता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी छोटी छोटी जद्दोजहद और रिश्ते भी उतने ही गहरे और महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितने कि प्राचीन महाकाव्यों के नायकों के। सही कहा। हमारी साधारण चिंताओं में भी सार्वभौमिक मानवीय अनुभव छिपे होते हैं। ये तो सच में रोजमर्रा को एक अलग नजर से देखना हुआ। और इसके साथ ही उपन्यास अपने यथार्थवाद के लिए भी जाना जाता है ना? बिल्कुल। एक तरफ ये इतने सारे प्रयोग कर रहा है, भाषा और शैली को तोड़ मरोड़ रहा है, पौराणिक संदर्भ ला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये 1904 के डबलिन शहर का एक बेहद सजीव और बारीक चित्र भी पेश करता है। इतना सटीक? हाँ, जॉयस ने उस दिन के डबलिन की सड़कों, दुकानों, पबों, यहाँ तक कि लोगों की बातचीत के लहजे, उनकी छोटी छोटी आदतों, उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को इतनी सच्चाई से उकेरा है कि आलोचक कहते हैं कि अगर डबलिन शहर नष्ट भी हो जाए तो यूलिसीज को पढ़कर उसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। अरे वाह! सोचिए, एक ही किताब में इतना यथार्थवाद और इतनी प्रयोगशीलता का संगम। हाँ, और यही यथार्थवाद उस आधुनिकतावादी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जिंदगी को उसकी पूरी जटिलता में, उसकी कुरूपता और सुंदरता दोनों के साथ पकड़ना। सिर्फ आदर्शवादी चित्र नहीं, बल्कि असली दुनिया, असली लोग, असली विचार। ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि ये उपन्यास आसान नहीं है। हमारी स्रोत समीक्षा भी मानती है कि इसे पढ़ना एक बड़ी चुनौती है। ये बिल्कुल सच है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। इसकी जटिल भाषा, लगातार बदलती शैलियाँ,
चेतना प्रवाह की उलझी हुई धारा और इसमें भरे पड़े सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और पौराणिक संदर्भ, ये सब मिलकर इसे आम पाठक के लिए बहुत मुश्किल बना देते हैं। कई बार तो अच्छे पाठक भी इसे पढ़ते हुए खोया हुआ या हताश महसूस कर सकते हैं। इसे समझने के लिए अक्सर गाइड बुक्स या टीकाओं की जरूरत पड़ती है। तो फिर वही सवाल उठता है, अगर ये इतना कठिन है तो फिर क्यों इसे 20वीं सदी का महानतम उपन्यास कहा जाता है? इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? क्या सिर्फ मुश्किल होने की वजह से? नहीं, मुश्किल होने की वजह से नहीं, बल्कि उन कारणों की वजह से जिनकी हमने बात की। यूलिसीज ने उपन्यास की परिभाषा ही बदल दी। इसने दिखाया कि एक उपन्यास क्या-क्या कर सकता है। कैसे? इसने कहानी कहने के पारंपरिक नियमों को तोड़ दिया। एक सीधी रेखा में चलने वाला प्लॉट, एक सर्वज्ञ कथावाचक, साफ सुथरी भाषा। जॉयस ने साबित किया कि उपन्यास इंसानी चेतना की भूल भुलैया, भाषा की परतों को और आधुनिक जीवन की खंडित वास्तविकता को भी पकड़ सकता है। अच्छा। इसने भविष्य के लेखकों के लिए नए दरवाजे खोल दिए, उन्हें प्रयोग करने का साहस दिया। वर्जीनिया वुल्फ से लेकर सलमान रुश्दी तक अनगिनत लेखकों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हाँ, ये तो है। इसका महत्व इसकी मुश्किल में नहीं, बल्कि इसके द्वारा खोले गए नए साहित्यिक रास्तों में है। इसने उपन्यास की संभावनाओं का विस्तार किया, कह सकते हैं। तो अगर हम स्रोत समीक्षा के आधार पर इसके अच्छे और चुनौतीपूर्ण पहलुओं को तौलें, तो क्या सामने आता है? मतलब संक्षेप में। सकारात्मक पक्ष देखें तो जैसा हमने चर्चा की, ये साहित्य में एक मील का पत्थर है अपनी प्रयोगधर्मिता के लिए। इसने इंसानी मन और भावनाओं का इतना सूक्ष्म और गहरा चित्रण किया है जैसा पहले शायद नहीं हुआ था, और इसने साधारण जीवन में छिपे असाधारण अर्थों को उजागर किया। जी। ये दिखाता है कि हर जिंदगी में एक कहानी है, एक महाकाव्य है। और चुनौतीपूर्ण पहलू? जाहिर है वही इसकी जटिलता। ये आम पाठक के लिए जो बस एक अच्छी कहानी पढ़ना चाहता है, शायद बहुत ज्यादा है। इसे पढ़ने के लिए सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा धैर्य, एकाग्रता और शायद थोड़ी तैयारी की भी जरूरत होती है। हाँ, ये बात तो है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप सफर में या सोने से पहले हल्के फुल्के ढंग से पढ़ सकें। ये आपसे पूरी तरह डूब जाने की मांग करती है। बिल्कुल सही, और इसीलिए हमारी स्रोत समीक्षा का निष्कर्ष इसे सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि एक साहित्यिक क्रांति कहता है। साहित्यिक क्रांति? हाँ, ये पाठक से निष्क्रिय होकर सिर्फ कहानी ग्रहण करने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि उसे एक सक्रिय भागीदार बनाता है। आपको इसके साथ जूझना पड़ता है, इसके अर्थों को खोजना पड़ता है, इसके इशारों को समझना पड़ता है। ये एक तरह की बौद्धिक कसरत है। इसे एक साहित्यिक पर्वतारोहण कहा गया है। चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन शिखर पर पहुंचने का नजारा और अनुभव अद्वितीय होता है। हाँ, ये अच्छी उपमा है। तो आज हमने जेम्स जॉयस के यूलिसीज की दुनिया में गोता लगाया। हमने देखा कि कैसे ये डबलिन में एक आम आदमी के एक दिन को होमर के महाकाव्य ओडिसी के विशाल कैनवस पर रखकर एक आधुनिक महागाथा रचता है। हमने इसकी सबसे चर्चित तकनीक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश की, जो हमें किरदारों के मन की अंदरूनी अनफिल्टर्ड दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। हमने इसकी भाषा और शैली के अनोखे प्रयोगों पर बात की और देखा कि कैसे पौराणिक संदर्भ रोजमर्रा की जिंदगी को गहरे अर्थ देते हैं। और हमने ये भी स्वीकार किया कि ये उपन्यास अपनी जटिलता के कारण एक चुनौती है। हाँ, है तो। लेकिन साथ ही ये भी समझा कि अपनी इसी प्रयोगधर्मिता और गहरी मानवीय अंतर्दृष्टि के कारण ये 20वीं सदी के साहित्य का एक शिखर क्यों माना जाता है। ये यथार्थवाद और प्रयोग का एक अद्भुत मिश्रण है। निश्चित रूप से ये उपन्यास साहित्य के गंभीर पाठकों और प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य पड़ाव जैसा है। ये हमें दिखाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि यथार्थ को रचने और अनुभव करने का एक शक्तिशाली औजार भी है। ये उपन्यास की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है और पूछता है कि क्या हम इंसानी अनुभव को और नए और ज्यादा सच्चे तरीकों से नहीं पकड़ सकते। सही। और अंत में शायद ये उपन्यास हर पाठक के मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, जिस पर वो अपने अनुभव की रोशनी में विचार कर सकता है। क्या हमारे अपने साधारण से लगने वाले दिन, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, हमारे मन में आने वाले लाखों बिखरे हुए ख्याल, क्या इनमें भी एक महाकाव्य की संभावना नहीं छिपी है? सोचने वाली बात है। क्या हमारी अपनी जिंदगी भी अपनी तमाम साधारणता के बावजूद उतनी ही जटिल, गहरी और महत्वपूर्ण नहीं है जितनी किसी पौराणिक नायक की? शायद यूलिसीज हमें अपनी ही जिंदगी को ज्यादा ध्यान से देखने और उसमें छुपे अर्थों को तलाशने के लिए